Hi friends, this is Karn and welcome to Karn ISPCS Academy। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर मेंस का डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग पेपर एनालिसिस और आंसर क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ क्या पैटर्न रहा है उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है इंग्लिश। अब इसमें क्या क्या इंग्लिश में पूछने वाला है, तो जो जीएस यानी जो प्रीलिम्स में था वो तो रहेगा ही, प्लस एडिशनल में इसमें आपको मिल जाएगा एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग और कॉम्प्रहेंशन, ये सब रहेगा। साथ ही साथ इडियम फ्रेज और जो बाकी चीज़ें आपने प्रीलिम्स में देखा वो सब चीज़ रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, यानी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आपका सॉल्यूशन भी मिलेगा इसी चैनल पे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। चलिए देखते हैं। पहला है क्या कह रहा है, राइट एन ऐसे वन ऑफ द फॉलोइंग, जो टॉपिक दिया है उस पर 500 वर्ड्स में। क्या क्वेश्चन है, पहला मेक इन इंडिया चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। तीसरा ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। अब फ्रेंड्स देखिए, आप जब ऐसे का सिलेक्शन करेंगे ना, तो आपका एक चीज़ जो बचपन से सुनते आए हैं कि ऐसा लिखो जो सबसे यूनिक हो। सवाल है कि आखिर क्या लिख दें जो सबसे यूनिक होगा, या सिलेक्शन करने के क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या वो आधार होना चाहिए, कौन सा बेसिस है जिस पे ये कहा जा सके ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आंसर मेरा यूनिक होगा। उसके एक ही क्राइटेरिया है, इसे तो बहुत हो सकता है, लेकिन एक जो यूनिक है, जो आपको सबसे यूनिक बना सकता है, वो है वैसा क्वेश्चन को सेलेक्ट करें जिसमें करेंट अफेयर का स्कोप हो, क्योंकि करेंट अफेयर एक ऐसा एस्पेक्ट्स है जो आपको सबसे यूनिक बना सकता है। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर उसमें देखते हैं किसमें करेंट ओरिएंटेड फैक्ट्स हो सकता है। पहला क्या है, मेक इन इंडिया चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। अब देखिए ये करेंट अफेयर ही है, क्योंकि उस समय आया हुआ था मेक इन इंडिया प्रोग्राम और आज भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्कीम है, अगर चीज़ें आपको पता है तो ये आपके लिए यूनिक हो सकता है, नहीं पता है तो फिर यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट। ये क्या है फ्रेंड्स, ये कॉमन टॉपिक है, मतलब कुछ नहीं भी आ रहा है ना, आज भी अगर आपको बिठा दिया जाए बिना प्रिपरेशन का, फिर भी इस टॉपिक पे आप उतना लिख दीजिएगा जितना एक नॉर्मल आदमी लिख सकता है। मतलब ये टॉपिक क्या हो गया, कॉमन। इस तरह से टॉपिक को चूज करने से बचना है। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। अब देखिए इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से इंडियन कल्चर पर क्या परिवर्तन हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट जो भी है ये आ सकता है। तो ये देखिए थोड़ा यूनिक है, बस इसमें रिस्क ये है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। नई कंटेंट है तो आपके पास ये मेक इन इंडिया के साथ जा सकते हैं अगर आपने स्कीम अच्छे से पढ़ रखा है, और नहीं तो सदाबहार है ही ग्लोबल वार्मिंग। हो गया फ्रेंड्स, इसका आपको आंसर मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में जो इसमें दिया गया है। दूसरा है पैसेज। दूसरा क्या है, पैसेज है। इसमें क्या है, तो ये जो पैसेज है, अब जो पैसेज आता है लेटेस्ट जो प्रीलिम्स में आपने देखा भी होगा, उसमें मतलब क्वेश्चन ए फिर इसका ए बी सी डी करके ऑप्शन था, लेकिन ये जो पैसेज है जिस तरह से आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा उस तरह से है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये है, यानी ये पैसेज दे रखा है और आपको लिखने को बोला जाएगा। तो ये हो सकता है इसी तरह से फिर पूछ दे, ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको दोनों तरीके से तैयार रखना है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा, आप मान के चलिए। तो आपको पैसेज पढ़ के इसका आंसर देना है। आपको फ्रेंड्स ये मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, आपको आंसर लिख के सेंड करना है और फिर आंसर को मैच कराना है। इसका डिटेल एनालिसिस भी और डिस्कशन भी, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रेसी राइटिंग है। ठीक है, तो ये भी आपको डेली लिखना है। आपको डेली 2 मिलेगा, एक हिंदी वाला और दूसरा इंग्लिश वाला। तो आपको दोनों को लिख के डेली बेसिस पे भेजना है इसी टेलीग्राम ग्रुप में जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेज है फ्रेंड्स, फ्रेजेज एंड इडियम्स है। तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका शेयर किया जा चुका है। आप देखिए, मीनिंग को रटिए, लिखिए और सेंटेंस एंड आपको आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लेटर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेटर राइटिंग। इसमें दिया हुआ है, इसमें भी 3 राइटिंग है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग है, 3 ही है। जी हाँ, इसमें भी 3 है। तो आपको देख के किसी एक को चूज करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चीज़ें आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी। तो फ्रेंड्स हिंदी का भी डिटेल एनालिसिस करेंगे,
क्या कह रहा है, हिंदी है, ये भी इस बार 40 मार्क्स का होना है, जिसमें से आपको 16 नंबर कम से कम लाना है, 40%। कितना? 40%। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, किस तरह से है। निम्नलिखित विषयों में से एक पर अधिकतम 500 शब्दों में निबंध लिखें। देखिए फ्रेंड्स, जैसे एक आपके सवाल आ रहा होगा दिमाग में, कितने शब्दों का निबंध लिखना है, तो दिमाग में आता होगा 500, तो आप एग्जाम में 500 पुराने लगिएगा। जी नहीं, 500 नहीं पुराना है, यहाँ स्पष्ट लिखा है अधिकतम आप 500 शब्द में लिख सकते हैं। मतलब आपकी कोशिश होना चाहिए 450 के आसपास लिखे, यानी 420 से 450, 70 से ज़्यादा तो नहीं है जाना है। कितना शब्द में? तो 450 के आसपास आपको लगभग, यानी 4.5 पेज या 4 पेज से ऊपर और 5 पेज से कम लिखना है। आपकी ये कोशिश होना चाहिए। अगर आपकी औसत 6-7 राइटिंग एक शब्द में, मतलब एक लाइन में लिखते हैं तो। अब देखते हैं क्या है। उदारीकरण, जो 3 इसमें भी दिया हुआ है, उदारीकरण और आम आदमी, यानी आम आदमी का उदारीकरण से क्या फायदा क्या नुकसान हुआ। दूसरा है प्रतिभा पलायन की समस्या। जी हाँ, जो कई जो टैलेंटेड आदमी है वो भारत से जो माइग्रेट कर जा रहा है, ठीक है, उसका समस्या है। दूसरा आतंकवाद और विश्व शांति। अब देखिए इसमें भी ये जो टॉपिक है ना, आतंकवाद और विश्व शांति, ये कॉमन है। मतलब ये हुआ आपको मिल ही जाएगा, कुछ नहीं आ रहा फिर भी अभी आप ये लिख सकते हैं। तो इस तरह के टॉपिक से बचें, लिखने से अंतिम विकल्प के रूप में इसे रखें। लाइन की समस्या। अब देखिए इसको लिखने के लिए आपके पास जरूर होना चाहिए, एक तो आपके पास होना चाहिए डेटा कि किस किस जगह जा रहा है और किस किस काम में जा रहा है, क्या क्या उसका आधार है, ठीक है, इस तरह डेटा होना चाहिए। दूसरा है उदारीकरण और आम आदमी, यानी जो लिबरलाइजेशन हुआ उससे क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो एलपीजी मॉडल आता है, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन वाला, वो उसके आधार पे क्या चीज़ें बदला, ये लिखना है। तीसरा है ये शीर्षक है, क्या कह रहा है, ये भावार्थ, मतलब उदाहरण, ये जो है दिए गए उदाहरणों को पढ़कर भावार्थ लिखें एवं उचित शीर्षक दें। ये एक तरह से जो संक्षेपण है ना, ये संक्षेपण ना देखिए, ये भावार्थ पूछ लिया है। फ्रेंड्स आपको इसको मैं बताऊंगा। एक तो सबसे पहले समस्या यहाँ पर यह होता है कि उचित शीर्षक का चुनाव कैसे करें। फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं, कोई ऐसा फिक्स पैमाना नहीं है, फिर से कह देता हूं, कोई एक ऐसा फिक्स पैमाना नहीं है जो जिसके आधार पे कोई एक शीर्षक हो। एक पैसेज का कई शीर्षक हो सकता है, और अभी मैं आपको बताऊंगा इस पैसेज का 3-4 शीर्षक हो सकता है, जो आप एक बार अगर समझ गए शीर्षक को फाइंड करना, तो यकीन मानिए वापस आपको कभी समस्या नहीं होगी। चलिए इसको एक बार देख ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहले पूरा पैसेज को, और एक आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितना लाइन है उसमें से 5 शब्द मतलब कॉमन, मैंने जिसको कहते हैं की पॉइंट्स आपको फाइंड करना है। उस पूरे 5 पॉइंट में आपको पूरा जो स्टोरी है आपके दिमाग में चलना चाहिए, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं कैसे वो 5 पॉइंट या 6 पॉइंट जो भी हो सकता है फाइंड किया जा सकता है। मूर्ति तैयार हुई, शिल्पी उसे लेकर बाजार गया। यानी पहला पॉइंट क्या आया, शिल्पी, यानी एक मूर्ति बनाने वाला है, ठीक है, हस्तकला से जो बनाता है, शिल्पी है। दूसरा बाजार गया, यानी दूसरा क्या है, बाजार। ये 2 पॉइंट की पॉइंट्स हुआ। नेक्स्ट, पर दुर्भाग्य हुआ ना बिकी, यानी दुर्भाग्य हुआ ना, यानी बाजार का ही पार्ट है। अब कौन मुंह लेकर घर लौटे, ये किसका विचार है, ये शिल्पी कह रहा है। अब कौन मुंह लेकर घर लौटे, आखिर घर तो लौटना ही था। उसे देखते ही बच्चा बतासा चिल्लाता दौड़ा और उसके आगे हाथ फैला दिया। शिल्पी के मुंह से कोई शब्द न निकला। वह बच्चे को अपने गोद में चिपका कर रोने लगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अभी तक में क्या स्टोरी हमने सीखा। एक शिल्पी है जो बाजार जाता है, उसके पास कुछ सामान है। कौन सा सामान है, मूर्ति। वो उसे नहीं बिका, वापस घर आता है, और बच्चा जो घर का रहता है वो उसके पास जाता है। उसे उम्मीद रहता है कि बतासा आया होगा, लेकिन नहीं आता है। इसमें अभी तक 3 पॉइंट्स है, एक शिल्पी है, दूसरा बाजार है, तीसरा उसके सामान नहीं बिकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जिसने पूंजीवाद की सृष्टि की थी, जिसने प्रकृति के मजार पर उसका इतना उतना अधिकार होने की व्यवस्था की थी, जिसने
भूभाग पर पग पग बंटवारा किया था, क्या उसकी बुद्धि यहाँ तक पहुँची कि किसी दिन मानव संसार ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोग सुमन सैया पर आराम से लेटे लेटे मेवा मिष्ठान खाया करे और कुछ लोग पसीने के रूप में दिन रात रक्त बहाने पर मुट्ठी भर चने तक न पा सके, यानी मुट्ठी भर चने तक न पा सके। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? बाजार व्यवस्था। यानी इस पूरे पैसेज में अगर आप निचोड़ निकालने की कोशिश कीजिएगा तो आपको 3-4 चीज दिखेगा। पहला एक शिल्पी है, दूसरा वो बाजार जाता है, यानी पूंजीवादी, बाजार मतलब पूंजीवादी व्यवस्था। अब देखिए ये दोनों की पॉइंट्स है। कैसे? देखिए, शिल्पी है, सामान बनाता है, दूसरा बाजार व्यवस्था है। तो बाजार का क्या रूल होता है, यानी मार्केटिंग का क्या रूल है? डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होता है। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन गरीब आया है, कौन मजदूर आया है, कौन भिखमंगा आया है या कौन अमीर आया है। यानी मार्केट में जो डिमांड है, स्वाभाविक सी बात है उसी का सप्लाई होगा। चूंकि यह मूर्ति का भी डिमांड नहीं था, लेकिन शिल्पी इसी को बनाना जानता था, बनाया, मार्केट जाता है, लेकिन उसका नहीं बिकता है। जब नहीं बिकता है, उसके वापस आता है तो उसके मन में कई सवाल आता है, और यही सवाल इसका भावार्थ है। यानी यही जो उसके मन में सवाल आता है, क्या प्राकृतिक पे किसी 1-2 आदमी का अधिकार है, या प्राकृतिक जो रचना किया होगा उस पर सभी का बराबर अधिकार है। ये चीज़ इसका मेन थीम है, और इसी को आधार बना के आपको लिखना है। अब दूसरा सवाल है, ये तो समझ गए कि की पॉइंट्स निकालना, यानी 3-4 की पॉइंट्स निकालनी है, और उसका पूरा पैसेज को अपने दिमाग में पढ़िए, स्टोरी बनना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, इसका शीर्षक क्या हो। तो शीर्षक तो कई हो सकता है, लेकिन 2-3 शीर्षक मैं आपको बताता हूं ताकि शीर्षक फाइंड करने में दिक्कत ना हो। पहला, पूंजीवादी व्यवस्था और मजदूर। क्या है पूंजी, मतलब शीर्षक कितने शब्द होना चाहिए? 1 से लेके 4 शब्द तक मैक्सिमम। 3 शब्द हो तो बेहतर है, 4 शब्द हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना? आप देखिए क्या है, तो पूंजीवादी व्यवस्था और मजदूर, मतलब व्यवस्था जोड़ लीजिए, और मजदूर पहला शीर्षक। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है पूंजीवादी व्यवस्था दूसरा हो सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था और मुट्ठी भर चना। क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था और मुट्ठी भर चना, ठीक है। तीसरा शीर्षक क्या हो सकता है? तीसरा शीर्षक होता है मजदूरी और मेवा, या मेवा और मजदूरी, ठीक है। मेवा और मजदूरी, ये 3-4 शीर्षक है। इससे क्या पता चल रहा है कि शीर्षक कोई एक नहीं होता है, शीर्षक आसानी से फाइंड किया जा सकता है अगर आपको कीवर्ड और थीम समझ आ जाए तो, ठीक है। तो इसका आपको फ्रेंड्स लिख के भेजना है, ठीक है, और आपको मैं PDF या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। देखिए इस बुक में क्या शीर्षक बनाया है, मेवा और मजदूरी। आप उल्टा भी कर सकते हैं, मजदूरी और मेवा। वैसे मजदूर को तो मेवा मिलता नहीं है, फिर भी आप देखिए क्या कर रहा है। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर यह भावार्थ निकलता है कि मूर्ति बनाने वाले मूर्ति लेकर बाजार में बेचने गया, पर दुर्भाग्यवश उसे उस मूर्ति का कोई खरीदार नहीं मिला। उसे पता है कि वह खाली हाथ घर लौट आएगा। उसे देखते ही बच्चा खाने के लिए हाथ फैलाता हुआ दौड़ता और चिल्लाता आता है, परंतु शिल्पी एक शब्द भी नहीं कह पाता। वह बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगाकर उसे रोने लगता है और सोचने लगता है कि क्या यही पूंजीवादी समाज है जिसकी रचना की गई है। यानी इसके मन में जो सवाल आता है वो भावार्थ के रूप में यहाँ व्यक्त किया गया है। क्या इसी सृष्टि की रचना करते समय समान अधिकार दिए गए थे? मंदिर मस्जिद के बंटवारे किए गए थे। धरती के एक कोने के बराबर बांटा गया था, या सारे अधिकार समान रूप से सबको बांटे गए थे? जो सवाल उसके मन में आता है, यहाँ भी वो सवाल व्यक्त करता है अपने भावार्थ के रूप में। ये समस्त अधिकार बांटते समय, सृष्टि की रचना करते समय सृजनकर्ता के मन में कभी ऐसा भी आया था कि एक दिन ऐसा होगा संसार में जब यह समान अधिकार, समानता सब डगमगा जाएगी। इतना भेदभाव हो जाएगा कि कुछ लोगों तो फूलों की
चादर पर बैठकर आराम से मेवा मिष्ठान अर्थात अपना पेट भर, और कुछ लोग गरीबी में मेहनत करने पर भी पसीने की बूंद टपकते हुए दिन रात खून पसीना एक करने के बाद भी मुट्ठी भर चने नहीं पा सकेंगे। क्या यही वर्तमान हमारे सृष्टि के रचनाकारों ने कभी सोचा होगा? तो ये भावार्थ है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपने समझ गया होगा। चूंकि आपके मन में जो सवाल आता है ना, बस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जिसका भी भावार्थ पूछे उस सिचुएशन में खुद को रखना है और चीजें को इमेजिन कर लेना है, आसानी से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मुहावरा है। कह रहा है अंगारों पर लौटना, मतलब क्या हुआ? कष्ट से आना, ठीक है। यानी पर्याप्त सुविधा के अभाव, सेंटेंस है, पर्याप्त सुविधा के अभाव में माता पिता अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए अंगारों पर भी लौट जाते हैं, अंगारों पर भी लौट जाते हैं। फ्रेंड्स ये जरूर नहीं कि यही सेंटेंस हो, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अंगारों पर लौटने का मतलब होता है कष्ट सहना, तो इसके लिए आप अलग से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अन्न जल उठना, मतलब विशेष परिस्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान कर पलायन कर जाना, मतलब होता है ना, जैसे अन्न जल होता है ना कि अब कहता है ना डेरा डंडा उठाओ, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आओ तुम जाओ। कह रहा है अचानक, सेंटेंस है, अचानक नौकरी से निकाल देने पर रोहन का अपने शहर से अन्न जल उठ गया, ठीक है। नेक्स्ट है कागजी घोड़े दौड़ाना, मतलब केवल पढ़ा लिखा कागजी काम करना नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बादी मतलब पढ़ाकू टाइप के इंसान एक तरह से। किसानों के लिए मुआवजे की रकम देने की घोषणा तो कर दी गई, परंतु फाइलों में अभी भी कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं, मतलब घोषणा कर दी गई है लेकिन वो केवल पेपर पर ही है। नेक्स्ट गुल्लर का फूल होना, बचपन में फ्रेंड्स आपने सीखा होगा या सुना होगा, सीखा नहीं बल्कि गुल्लर के फूल देखने से अमीर बन जाता है, अगर आपका बचपन सामान्य गुजरा होगा, क्योंकि ये फूल दिखता ही नहीं है, मतलब इसका भावार्थ यही है, मीनिंग ये फूल नहीं के बराबर दिखता है या बहुत कम दिखता है, ठीक है। आप कह रहा है तेजी से बदलते समाज में ईमानदार लोग गुल्लर के फूल हो गए, मतलब समाज बदल रहा है उसमें आप दिखिएगा नहीं, तो यही होगा। नेक्स्ट चेहरे पर हवाई उड़ना, कहता नहीं होश उड़ जाना, मतलब चेहरे पे हवाई उड़ना यानी घबरा जाना। रेलवे स्टेशन पर मेरा मोबाइल फ़ोन टूट गया, मेरे तो चेहरे की हवा ही उड़ गई, मतलब मेरा तो होश से उड़ गया। अंटी मारना, मतलब चाल चलना, एक व्यापारी ने ऐसी अंटी मारी कि सारे दलाल धोखा खा गए। कहते हैं चाल चलना, यानी आप ऐसा चाल चलिए कि आपको मेंस में सिलेक्शन हो जाए, प्रीलिम्स में और फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। टाट उलटना यानी दिवाला निकलना, कहता नहीं है कि एक टाट का घर था वो भी उलट गया। सोहन के व्यापार से ऐसा घाटा हुआ कि उसकी टाट उलट गई, यानी अब उसके पास कुछ नहीं है, दिवालिया हो चुका है। नाक का बाल होना, अब देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं, नाक मतलब क्या कहते हैं शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है और मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें जो ये बाल है। अत्यधिक प्रिय होना यानी दफ्तर के चपरासी को कुछ न कहना, वह आजकल मालिक के नाक का बाल बना हुआ है। नेक्स्ट है मार कर हकीम बनाना, यानी कहता है जैसे मार के मतलब इतना मारपीट करो कि वो बच्चा पढ़ लिख ले, वही कह रहा है मार के डॉक्टर बना देना, इंजीनियर बना देना, वही सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है। जबरदस्ती आगे बढ़ाना, शर्मा जी अपने बेटे को मार कर हकीम बना रहे हैं जिससे वह इंजीनियर बन जाए। नेक्स्ट कह रहा है चांद पर थूकना, यानी बचपन में आपने भी कोशिश किया होगा कि ऊपर मुड़ी करके चांद पर थूकने का परिणाम आपको याद ही होगा। निर्दोष पर दोष लगाना, विद्यालय के अधिकारी के विषय में गलत बोलना चांद पर थूक बोलने के बराबर है, मतलब निर्दोष पे दोष लगाना यानी गलत तरीके से उसको फंसाना। नेक्स्ट नीचे फ्रेंड्स गद्यांश है, कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखें, ये लिखने वाला है। लोकमान्य गंगाधर तिलक का कहना है कि मैं नरक में भी पुस्तक का स्वागत करूंगा, यानी इसमें थीम क्या है, एक व्यक्ति कौन है, तिलक जी, दूसरा पुस्तक, दूसरा क्या है, पुस्तक। वह शक्ति है कि जहां यह होगी
वही वहाँ अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। ये किसका शक्ति है? तो ये पुस्तक बारे में कह रहे। कौन कह रहे? तिलक जी। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य, समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करती है। यह भी पुस्तक का बात करता है कि एक बेहतर पुस्तक दुनिया को कैसे रास्ता दिखाता है। संसार के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर, दृष्टिपात मतलब देखने पर, पता करने पर, दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि संसार की अनेक महान विभूतियों पर किसी न किसी श्रेष्ठ पुस्तक का प्रभाव पड़ा है। यानी अभी तक पुस्तक क्या है? महान है, जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है और नरक में भी स्वर्ग का रास्ता बनाता है। महात्मा गांधी, टॉल्स्टॉय, अब्राहम लिंकन सभी के जीवन में श्रेष्ठ पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान था। लेनिन ने क्रांति की भावना कार्ल मार्क्स के साहित्य को पढ़कर ही जगी थी। किसी भी जात के उत्कर्ष या अपकर्ष का लेखा जोखा उसके साहित्य से ही पता चलता है। नेक्स्ट, गुप्तकाल के भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उस काल में अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई थी। चूँकि इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है अलग अलग कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, वही बात यहाँ भी कह रहा है। विचारों के युद्ध में पुस्तक ही अस्त्र है, क्योंकि पुस्तक का हमारे विचार पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है तथा पुस्तकों के विचार ही समाज की काया पलट कर देता है। श्रेष्ठ पुस्तक मनुष्य को पशु से देवता बनाती है, उसकी सात्विक प्रवृत्ति को जागृति करती है तथा उसे असत्य से सत्य की ओर यानी अंधकार से प्रकाशमय की ओर प्रज्वलित करती है, यानी ले जाती है। अब देखिए तो हो गया। इसमें मोटा मोटी क्या कह रहा है कि पुस्तक का बहुत योगदान है। पुस्तक किसी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर, नरक में भी स्वर्ग का और देश दुनिया को मार्ग दिखाता है। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? फ्रेंड्स, इसके शीर्षक कई हो सकता है, ठीक है। एक शीर्षक ऐसे तो आप खुद चुन लीजिएगा, लेकिन एक शीर्षक बता देता हूं मैं भी। विचारों की जन्मदाता पुस्तक के, यानी पुस्तक से क्या आता है? विचार। विचारों की जन्मदाता, विचारों की जन्मदाता कौन है? पुस्तक है। तो ये शीर्षक लिख लीजिएगा, क्या? विचारों की जन्मदाता पुस्तक है, या एक बेहतर पुस्तक, जीवन का मार्गदर्शक पुस्तक, या बेहतर भविष्य की संकल्पना पुस्तक। इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं। मन में क्रांति का भावना किस प्रकार आया था? तो कार्ल मार्क्स के पुस्तक यानी साहित्यिक जो कृति था उससे पर आया था। दूसरा है श्रेष्ठ पुस्तक व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव डालता है? तो श्रेष्ठ पुस्तक किसी व्यक्ति पे क्या प्रभाव डालता है? तो उसके मतलब जानवर से देवता बना देता है। साथ ही साथ उसकी जो सात्विक प्रवृत्ति है जगाकर उसे असत्य से सत्य की ओर, यानी असत्य से सत्य की ओर और प्रकाश अंधकार में से प्रकाशमय की ओर ले जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा। लोकमान्य तिलक जी का कथन से क्या अभिप्राय था? वो इस माध्यम से क्या कहना चाहते थे? वो कहना ये चाहते थे कि पुस्तक जहाँ जाती है, तिलक जी का ऐसा मानना था कि पुस्तक जहाँ जाती है उस स्थान को अज्ञान से ज्ञान के भंडार की ओर ले जाती है, यानी ज्ञान के भंडार से भर देती है, उसे स्वर्ग बना देती है ज्ञान से। इसीलिए उनका कहना था कि मैं नरक में भी क्या करूँगा? पुस्तक ले जाऊँगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस काल में कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का रचना हुआ था। ठीक है, इसलिए उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तक की रचना हुई थी। विचारों का मतलब पुस्तक जो है ना, विचारों का क्या करता है? अस्त्र, जो मतलब कि विचारों में पुस्तक क्या अस्त्र के रूप में कार्य करता है। तो यही इसका पांचों आंसर था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखें। फ्रेंड्स, ये पत्र है। ऑप्शन यहाँ पर भी आपको 3 दिखेगा, तो इसका मैं आप पत्र नॉर्मल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मुझे लगता है आपने अगर 12th तक ग्रेजुएशन किया है तो पत्र बचपन से लिखा होगा, वही चीज़ यहाँ भी लिखना है। मैं आपको इसका आंसर भी शेयर कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद फ्रेंड्स।